नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर, इस प्रोग्राम के तहत न्यूज़पेपर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक्स पर हम चर्चा करते हैं। हर एक टॉपिक के बाद उससे संबंधित एक एमसीक्यू पर भी हम प्रैक्टिस करते हैं। ये वीडियो हमने 2023 के पेपर को टारगेट करके बनाई है। ये डेली करंट अफेयर वीडियोज है, आपको डेली फॉलो करनी है। इनका जो सोर्स रहता है वो द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और एआईआर एफएम रहता है। जहाँ पर भी लगता है कि करंट की कोई ऐसी न्यूज़ आई है जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, जिससे संबंधित थीम्स पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जिसकी आपके सिलेबस के साथ रिलेवेंस है, वो टॉपिक्स हमारे द्वारा लिए जाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला देखिए बायोमास को फायरिंग। बायोमास को फायरिंग को लेकर पीआईबी पर अभी हाल ही में एक डाटा जो है मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया था, तो ये वाला टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो डाटा भी पढ़ेंगे, बायोमास को फायरिंग क्या होती है ये देखेंगे, बायो पैलेट्स क्या होते हैं इसको समझेंगे, कोई एक स्कीम जो गवर्नमेंट की तरफ से इसको प्रमोट करने के लिए चलाई जा रही है उसको भी समझेंगे। देन एक क्वेश्चन इसके दो इनिशिएटिव के बेस पर बना हुआ उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड टॉपिक है हमारा लाइट मेंटल अल्बाट्रॉस। एक पक्षी है जो अंटार्कटिका के समुद्रों में सामान्यतः पाया जाता था, लेकिन उसको पहली बार एशिया में देखा गया है। तो विशेषज्ञ इस बात का पता लगा रहे हैं कि वो क्या रीजन हो सकते हैं कि इतनी दूर ट्रैवल करके ये पक्षी यहाँ पर आया है। थर्ड टॉपिक है राइट टू हेल्थ। अगेन पीआईबी के अंदर इसको लेकर एक आर्टिकल देखिए दिया गया था उनकी प्रेस रिलीज में। साथ ही राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा भी राइट टू हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के अधिकार पर कुछ बातें कही गई थी। इसलिए राइट टू हेल्थ क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर ये राइट हमें कैसे मिला है और राष्ट्रीय स्तर पर क्या ये अधिकार हमारे पास है, हमारा संविधान इसके बारे में क्या कहता है, इन सारी बातों को हम समझेंगे। फोर्थ टॉपिक है काला सागर, ब्लैक सी लगातार न्यूज में है क्योंकि रशिया और यूक्रेन के झगड़े में एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो है ब्लैक सी की है। मैप समझेंगे, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने इस पे फ्रेम किया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन फिफ्थ टॉपिक है हमारा म्यांमार नरसंहार। उस पर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उनका एक नया फैसला आया है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। नरसंहार को लेकर एक जो कन्वेंशन है, जीनोसाइड कन्वेंशन, वो क्या है इसको समझेंगे। म्यांमार वाला मुद्दा क्या है थोड़ा सा इसको भी टच करते हुए चलेंगे और इस टॉपिक के बारे में हम एक जानकारी लेंगे। देन एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। लास्ट में जोहार, ये देखिए न्यूज में है, हाल ही में हमारी जो नई राष्ट्रपति जी है उन महामहिम के द्वारा जोहार का अपने अभिवादन में प्रयोग किया गया था। तो ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, एक महत्वपूर्ण शब्दावली के रूप में इसको आप पढ़ सकते हैं। तो आइए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। बायोमास को फायरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की देखिए एक प्रेस रिलीज आई हुई थी। तो सबसे पहले तो हम मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा जो कुछ डाटा दिया गया है बायोमास को फायरिंग को लेकर वो समझेंगे। लेकिन इस डाटा को भी समझने से पहले आपको एक बेसिक चीज़ पता हो कि आखिरकार ये बायोमास को फायरिंग होता क्या है। डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, अभी एक लाइन में समझ लीजिए। देखिए किसान पराली वगैरह जलाते हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, राइट। लेकिन अगर किसानों को ये कहा जाए भाई आप पराली ना जलाओ, तो उनके लिए भी तो कुछ तो मतलब आपको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। अगर उस पराली को वो प्रॉपर तरीके से ठीक करते हैं तो उनका खर्च ज़्यादा होता है। तो एक तरीका निकाला गया, क्यों ना जो ये पराली है या फिर जो पशुओं का पौधों का जो वेस्टेज है जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, इसको बायो ईंधन में बदल दिया जाए। ठीक है, अब ये बायो ईंधन में तो बदल दिया गया, अब इसका यूज़ भी करना पड़ेगा। तो जो हमारे कोल प्लांट हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे कोल के साथ मिश्रित करके इस बायो ईंधन को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इसको को फायरिंग बोलते हैं। को मतलब साथ, साथ में क्या कर रहे हैं, साथ में आप दहन कर रहे हैं, फायरिंग मतलब दहन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोयले को और बायोमास को साथ में लेकर आप दहन कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जो प्लांट हमारे पहले से बने हुए थे उनमें बिना किसी मॉडिफिकेशन के ये अपने आप हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो वो हमारे कोयला ताप विद्युत संयंत्र थे उनमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो वैसे जो प्लांट होते हैं उनकी संख्या के बारे में भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक डाटा हमें दिया है। तो आइए अब हमें क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो हम डाटा को भी समझ लेते हैं। जैसे 24 जुलाई 2022 तक का लेटेस्ट डाटा है, 55,335 मेगावाट की क्षमता के साथ देश में से 35 ताप विद्युत संयंत्र है जो लगभग 80,525 मीट्रिक टन बायोमास का क्या कर रहे हैं, को फायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है
मिनिस्ट्री कह रही है कि धीरे धीरे जो प्लांट्स की संख्या थी वो क्या है, बढ़ रही है। तो मिनिस्ट्री ने कहा है कि 1 साल की अवधि में ये कितनी हो गई है, चौगुनी हो गई है। तो इससे क्या फायदा हुआ भैया, जो एक कार्बन डाइऑक्साइड का फुटप्रिंट था, ठीक है, उसमें थोड़ी सी कमी आई। कोयला जो कि एक बहुत ही ज़्यादा प्रदूषणकारी तत्व है, उसमें अगर हम थोड़ी सी अच्छी चीज़ मिला देंगे तो कुछ तो अच्छा होगा। तो वही चीज़ हुई है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड फुटप्रिंट होते हैं, पदचिन्ह होते हैं, उनमें 1 लाख मीट्रिक टन की क्या है, कमी आई है। राइट। अब यहाँ पर एक नोट समझ लेते हैं। इस बायोमास को फायरिंग को लेकर हाल ही के बजट में क्या कुछ आया था, हमें पता होना चाहिए। जैसे जो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय है, उन्होंने फरवरी 2022 के केंद्रीय बजट में ये बोला था, प्रत्येक ताप विद्युत संयंत्र को 5 से 10% जो है को फायरिंग अनिवार्य रहेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को एक स्टेटमेंट के रूप में याद रखिएगा, और जब मीन्स में आप आंसर लिखेंगे, ठीक है, तो इसको वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको हाईलाइट इसीलिए किया है। अब सबसे पहले जब हम बायोमास को फायरिंग पढ़ रहे हैं, हमें पहले तो ये पता हो बायोमास क्या होता है। एक तो आप समझ गए, जो पौधे जानवर होते हैं उनका वेस्ट जो है वो बायोमास होता है। तो देखिए, ये पौधे और पशुओं का क्या है, अपशिष्ट है। इसे विद्युत या ऊष्मा को उत्पन्न करने के लिए ईंधन के रूप में जलाया जा सकता है। जैसे गांव में उपले जलाते हैं, सूखे पत्ते आप जला सकते हैं, है ना, पराली जलाई जा सकती है। लेकिन ये क्या हो गए, ये तरीके थोड़े से नुकसान वाले हो गए, धुआं निकलता है। इन्हीं तरीकों को और बेटर तरीके से संसाधित कर दें, चीज़ों को अच्छा कर दें, तो हम बायोमास जो ईंधन है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अभी देश में कुल प्राथमिक ऊर्जा उपयोग का लगभग 32% बायोमास से ही प्राप्त होता है। हमारे देश की 70% से अधिक आबादी अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए अभी भी इसी पर निर्भर कहीं ना कहीं करती है। जैसे अखिल मूर्ति सर अपनी वीडियोस में बोलते हैं कि भारत कहाँ बसता है, तो भारत गाँव में बसता है, ऐसे आप लोग बताते हैं ना। तो देखिए, भारत क्योंकि गाँव में बसता है और भारत की ज़्यादा आबादी अभी वहीं पर है, तो उस आबादी की निर्भरता बायोमास ईंधन पे ज़्यादा है। और ये फिर डाटा में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो 70% लोग हैं वो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए अभी भी इस पर निर्भर करते हैं। देखिए, विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली जो बायोमास की सामग्री है उसमें क्या क्या हो सकता है, चावल की भूसी हो सकती है, पुआल हो सकता है, कपास के डंठल हो सकते हैं, नारियल का जो गोला होता है वो हो सकता है, सोया की भूसी हो सकती है, जिन बीज में से आपने ऑयल निकाल दिया है, ठीक है, जो डी ऑयल सीड्स हैं आपके वो हो सकते हैं, ठीक है, कॉफ़ी का अपशिष्ट हो सकता है, जूट अपशिष्ट हो सकता है, मूंगफली के छिलके हो सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें बायोमास ईंधन के रूप में यूज़ की जा सकती हैं और इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए, इस बायोमास को मैंने बताया कुछ बेहतर तरीके में हम चेंज करते हैं। उन्हीं में से एक तरीका है बायोमास पैलेट। बायोमास पैलेट में क्या होता है, उस बायोमास को संसाधित करके एक प्रोसेस से गुजार के पैलेट्स के रूप में चेंज कर दिया जाता है। एक फोटो में आपको दिखा देती हूँ, देन आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये जो है, ये देखिए बायोमास पैलेट्स बने हुए हैं। अब इन पैलेट को जो कोयला है उसके साथ एक संयंत्र में, एक प्लांट में साथ में जलाया जा सकता है, दहन किया जा सकता है, जिससे क्या है आपको एक ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बताया हुआ है, बायोमास पैलेट एक लोकप्रिय प्रकार का बायोमास ईंधन ही है जो आमतौर पर लकड़ी के अवशेष से, जो कृषि वाला बायोमास होता है, वाणिज्यिक कमर्शियल घास होती है, वानिकी के जो अवशेष होते हैं उन सब से बनाया जाता है। सेम ही चीज़ है। अब समझते हैं बायोमास को फायरिंग होता है। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ करंट अफेयर की वीडियो समझने पढ़ने ज़रूरी हैं। जब भी आप कोई मैगजीन पढ़ेंगे तो वो बायोमास को फायरिंग के बारे में आपको डिटेल से बता देंगे, लेकिन हमने, हो सकता है पीआईबी का डाटा भी बता दें, लेकिन हमने एकदम बेसिक से जानना है ताकि हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो बायोमास क्या होता है ये हमें पता हो, उसके एग्जाम्पल्स क्या है ये हमें पता हो, बायोमास पैलेट क्या होते हैं ये हमें पता हो, फिर हम उस डाटा को समझ पाएंगे और फिर हम बायोमास को फायरिंग को समझ पाएंगे। राइट, इसीलिए मैंने आपको डाटा पढ़ाने से पहले बायोमास के बारे में, बायोमास के को फायरिंग के बारे में मोटे तौर पर बता दिया था, देन हमने उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो यही तरीका रखेंगे, समझ में आता है ना, ऐसे बता दीजिएगा मुझे। तो देखिए, बायोमास को फायरिंग जो कोयला थर्मल संयंत्र होते हैं उसमें बायोमास के साथ ईंधन के क्या है, एक हिस्से को प्रतिस्थापित करने की विधि है। अगर किसी प्लांट में आप 100% कोयला यूज कर रहे थे, 10% कोयले को आपने प्रतिस्थापित कर दिया एक बायोमास ईंधन से। राइट, तो ये उसी की एक विधि है।
कोयले को जलाने के लिए डिजाइन किए गए जो बॉयलर्स होते हैं उनमें कोयला और बायोमास एक साथ देखिए दहन किया जा सकता है, और इस चीज को करने के लिए आंशिक रूप से हमें उस संयंत्र का, उस प्लांट का, उस बॉयलर का पुनर्निर्माण या पुनर्संयोजन जो है करना पड़ता है। थोड़ा सा चेंज आप कर सकते हैं, और लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन कैन डू गुड थिंग, राइट। तो चलिए अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो को फायरिंग एक कुशल और स्वच्छ तरीके से बायोमास को बिजली में बदलने और बिजली संयंत्र के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का क्या है, एक विकल्प है। ठीक, एक तो बायोमास को प्रॉपर तरीके से यूज कर पा रहे हैं, दूसरा आप अपनी यहाँ का जो ग्रीन हाउस गैस बर्डन है उसको भी कम कर पा रहे हैं। ठीक है, अब बायोमास को फायरिंग का महत्व क्या क्या है, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो आपकी समझ बनी है उससे बहुत आसानी से निकल जाएगा। जैसे एक तो आयातित कोयले की जो मांग बढ़ रही है, उसके साथ साथ कीमतें बढ़ रही है, उसकी तुलना में जो बायोमास पैलेट है वो बहुत कम कीमतों पर उपलब्ध है। तो एक तो आयातित कोयले को थोड़ा सा हम क्या है कम आयात करेंगे तो हमारा क्या है पैसा बचेगा, डॉलर्स बचेंगे, राइट। दूसरा क्या है, हमारी डिपेंडेंसी जो इंपोर्ट कोल पे है वो कम होगी। और कुछ दिनों पहले ही वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था कि हमें कोल की शॉर्टेज जो है फेस करनी पड़ रही है, तो उस तरह की समस्याओं से भी निजात मिलेगी। ठीक है, फिर ये कह रहा है हरित बिजली का उत्पादन होगा, राइट। फिर ये कह रहा पराली जलाने जैसी जो चुनौतियां हैं उनका समाधान होगा, और जब किसान अपनी पराली को जलाने के बजाय बेच पाएंगे, उनको बायोमास पैलेट में कन्वर्ट करके उनका यूज कर पाएंगे, तो किसानों की आय में भी देखिए वृद्धि होगी। और कोयला की वजह से जो कार्बन फुटप्रिंट का सर्जन होता है, वो जो अपशिष्ट जो पशु और पौधों से मिला है, जो एक प्रदूषण बन जाता है, उन सबको भी टैकल करने में सुविधा मिलेगी। तो देखिए कार्बन फुटप्रिंट में भी कमी आएगी। तो दीज आर सम आप कह सकते हैं एडवांटेज है जो इस को फायरिंग के हैं, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट सी स्कीम समझते हैं, उससे पहले मैं आपको एक जो है चित्र दिखाना चाहूँगी। देखिए बायोमास को फायरिंग को थोड़ा सा समझते हैं। ये बॉयलर है, ठीक है, जहाँ पे आप बेसिकली क्या करते हैं कोयले का दहन करते हैं। बहुत मोटे तौर पे समझेंगे, इसलिए मैं मुश्किल से प्लांट की टेक्निकल सी फोटो नहीं लाई हूँ, बिल्कुल आसान लेके आई हूँ। यहाँ पर देखिए कलेक्शन एंड सॉर्टेज ऑफ बायोमास। बायोमास को आपने इकट्ठा किया, उसको सॉर्ट वगैरह किया, फिर उस बायोमास का आपने गैसिफिकेशन कर दिया। वो गैसिफिकेशन के बाद ये बॉयलर में गया, इधर से जो आपका फायरिंग कोल है वो बॉयलर में गया। इसके बाद देखिए आपका टर्बो जनरेटर है जो इलेक्ट्रिसिटी को आपका जनरेट कर देगा। तो इस तरीके से दो इनपुट्स आपने दिए, देन यू गेट अ वन आउटपुट, राइट। चलिए अब समर्थ, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। समर्थ की फुल फॉर्म क्या है, ताप विद्युत संयंत्रों में कृषि अवशेषों के उपयोग पर सतत कृषि मिशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। दरअसल किसानों की आय में वृद्धि करते हुए जो पराली जलाने की समस्या है उसको कम करते हुए, और साथ में जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स है उनके कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हुए थर्मल पावर प्लांट्स में बायोमास के उपयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन गवर्नमेंट लेके आई, जिसका शॉर्ट फॉर्म है समर्थ और फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है। इसके अलावा दो और बेहद महत्वपूर्ण इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के, जिनके बारे में हम क्वेश्चन देखेंगे, राइट। यहाँ तक मुझे उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया वही नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की क्या है, एक पहल है। देखते हैं। फिर ये कह रहा है बायोमास विद्युत और सह उत्पादन कार्यक्रम विद्युत मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, दो इनिशिएटिव है, दो मिनिस्ट्रीज हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, दोनों मिनिस्ट्रीज के नाम को इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के लिए, ताकि आपको एग्जैक्टली याद रखना पड़े कि कौन सी मिनिस्ट्री थी। जब भी कोई भी इनिशिएटिव, कोई स्कीम याद करें तो कौन सा टारगेट ग्रुप है जिसको टारगेट कर रही है, क्या उसका उद्देश्य है, और कौन सी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट उसको लागू कर रहा है, ये 3-4 बातें बिल्कुल याद करें, इन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये वाली एक्चुअली परियोजना है ये विद्युत मंत्रालय की है, और जो ये वाली परियोजना है ये एक्चुअली नवीकरणीय मंत्रालय की है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, तो आप इनको सही स्टेटमेंट बना के याद कर लीजिएगा। अब देखिए कह रहा है कौन सा सही है, हमारे दोनों गलत है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, लाइट मेंटल अल्बाट्रॉस।
if I'm pronouncing it right. ओके तो देखिए, रियल फ्लाइट ऑफ अंटार्कटिका's लाइट मिंट अल्बाट्रॉस टू तमिलनाडु इंटरव्यू रिसर्चर्स, ये एक न्यूज़ आई थी। देखिए जो रामेश्वरम है, ठीक है, और मन्नार की खाड़ी में जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, उसके आसपास के जो द्वीप है वो अपने आदित्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाने जाते हैं। वो एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है साउथ इंडिया के, बहुत इंपॉर्टेंट एक बर्ड एरिया इसको माना जाता है। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये चर्चा में है, मन्नार की खाड़ी वाला। क्यों? क्योंकि एशिया में पहली बार जो लाइट मेंटल अल्बाट्रॉस है, कुछ लोग इसको अल्बाट्रूस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको देखा गया है। और आश्चर्यजनक बात इसलिए है, एक्चुअली ये पक्षी अंटार्कटिक के जो समुद्र हैं उनकी एक मूल निवासी प्रजाति है। आप अंटार्कटिक में रहते हो, इससे पहले कभी आपने भारत की ओर प्रवास नहीं किया और पहली बार एशिया में आप देखे गए हो, तो इसीलिए विशेषज्ञों के द्वारा चिंता जाहिर करना, थोड़ा सा हैरान होना स्वाभाविक है, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो रामेश्वर द्वीप है तमिलनाडु, यहाँ से लाइट मिंटेड अल्बाट्रॉस, जिसको फाइबोट्रिया पल्फेब्रेट्रा का पहला रिकॉर्ड माना जाता है, ये देखा गया है। और ये कहाँ प्रकाशित हुआ है? जर्नल ऑफ थ्रेटन टेक्सा नामक एक जर्नल था, वहाँ पे इसको पब्लिश किया गया है। देखिए ये वो पक्षी है जिन्होंने बेसिकली चौंका दिया है वैज्ञानिकों को, ठीक है। ये जो खोज है शोधकर्ताओं को प्रसिद्ध और स्थापित मार्गों से अलग पक्षियों के प्रवास की तलाश करने का निर्देश देती है। देखिए हमारे यहाँ क्या है, विशेषज्ञों ने ये पता लगा रखा है वो कौन कौन से माइग्रेटरी रूट्स हैं जिनका पक्षियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। जैसे एक हमारा सेंट्रल एशिया वाला रूट आता है जिसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव भारत भी बनता है। लेकिन जब हमें ये पक्षी पहली बार दिखाई दिया तो विशेषज्ञ इस बात पर सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जो स्थापित मार्ग थे, जो पक्षियों के द्वारा अपने प्रवास के लिए यूज किए जाते थे, जो उनकी डेस्टिनेशंस होती थी, उनसे अलग भी हमें चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर की वजह से हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ रहा है, और जब इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ रहा है तो इसमें रहने वाले जीव जंतुओं में से जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जो अपने आप को ज़्यादा अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, उनको परेशानी फेस करनी पड़ रही है। और उन्हीं में से कुछ लोग फिर अपना पुराना बिहेवियर छोड़कर नई तरह के प्रवास कर रहे हैं, नई डेस्टिनेशंस पे जा रहे हैं, नए रास्ते तलाश रहे हैं, नए रीजंस में जा रहे हैं, ठीक है। तो एक रीज़न तो है ये। दूसरा रीज़न क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान जो गर्म हो रहा है, तो हमारे जो एक प्रचलित वायु पैटर्न्स थे उनमें चेंजेस आ रहा है। जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि आपका देखिए इस तरह का ग्लोब बनता है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे जो है आपकी ट्रेड विंड्स चलती हैं, राइट। इसके बाद फिर आप देखेंगे तो ये आपकी क्या है, वेस्टर्लीज चलती हैं, ठीक है। और फिर आपकी यहाँ पर पोलर विंड्स चलती हैं। ये आपका क्या है, एक स्थायी पूरा का पूरा सिस्टम था हवाओं का, राइट। इनको टेरिटोरियल्स भी बोला जाता है ना। अब देखिए क्योंकि टेम्परेचर बदल रहा है और टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, प्रेशर कम या ज़्यादा होता है। हवाएं कैसे चलती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। लेकिन अगर इस प्रेशर के सिस्टम में ही चेंज हो जाएगा तो हवाओं के पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ पक्षी क्या करते हैं, मैं क्यों आपको इतनी ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, कुछ पक्षी क्या करते हैं, इन हवाओं के अनुसार ही उड़ते हैं, वो अपनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करते, उनका बिहेवियर ही है, उनको प्रकृति ने बनाया ही ऐसा है कि वो हवा के साथ बहते हुए चलते हैं। अब एक बात बताइए, अगर हवा का रुख बदल जाएगा तो क्या पक्षियों का रुख नहीं बदल जाएगा? है ना, बदल जाएगा ना। तो दीज आर सम थिंग्स जो साइंटिस्ट को परेशान कर रही है कि ग्लोबल वार्मिंग का, एयर पैटर्न्स के बदलने का ना सिर्फ मानवों पर, ना सिर्फ हमारे क्लाइमेट पर, बल्कि जो जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, उन पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। शायद मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया, बट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए पक्षियों की जो निकटतम दर्ज की गई साइट है, यानी कि जो पक्षी हैं वो जनरली जहाँ रहते हैं उसमें से अगर एक देखी जाए तो वो रामेश्वर से लगभग 5000 किलोमीटर दूर है। वायुमंडलीय दबाव में बदलने के कारण अल्बाट्रॉस के भारतीय तट पर उतरने के कारणों में से एक जो है मानने पर चर्चा हो रही है। ये आप समझ गए। अब हमें थोड़ा सा जो मन्नार की खाड़ी है इसके बारे में भी पता हो, क्योंकि ये यहीं पे मिला है ना। तो देखिए मन्नार की खाड़ी जो पूर्वी भारत है और जो पश्चिमी श्रीलंका है, इसके बीच हिंद महासागर का क्या है, एक प्रवेश द्वार है। ये रामेश्वर द्वीप, एडम ब्रिज और मन्नार के द्वीप से जो है घिरा हुआ है, ठीक है। खाड़ी लगभग 80 से 170 मील चौड़ी है, 100 मील कम से कम इसकी लंबी है। कई नदियां इसमें से मिलती हैं, जिनमें से दो महत्वपूर्ण है,
नाम याद कर लीजिएगा। एक तो है ताम्रपर्णी जो कि भारत की है, और दूसरी है अरुवी। अरुवी किसकी है? श्रीलंका की है। एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह भी है इस पर, तूतीकोरिन, राइट, इसको ध्यान रख लीजिएगा, तमिलनाडु में। ये खाड़ी फेमस क्यों है ज्यादा? तो अपने मोतियों के भंडार और जो शंख यहाँ पर मिलते हैं उसकी वजह से ये जो है चर्चे में रहती है, विख्यात है। अब हमें समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी पता हो, मराइन नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत हुई थी, ठीक है। और ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, ये मन्नार की खाड़ी जामनगर तट में करीब 42 द्वीप है, राइट। अब इसका प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है, इकोसिस्टम कैसा है यहाँ पे? तो एस्चुरीज, क्रीक्स, मड फ्लड्स, ये सारी चीजें, परवाल भित्तियां, मैंग्रोव, ग्रासलैंड, दलदली इलाके, इस तरह का जो एक पारिस्थितिकी तंत्र है यहाँ पर पाया जाता है, राइट। इतना समझ गए। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। हाल ही में मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के द्वीप में पहली बार जो लाइट मेंटल अल्बाट्रॉस है वो देखा गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। बताते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न बदलाव पक्षियों के प्रवास को प्रभावित कर सकता है। भाई, ग्लोबल वार्मिंग के इतने सारे प्रभाव हैं जिनकी हम स्टडी ही नहीं कर पा रहे, अभी वैज्ञानिक अभी खोजबीन में लगे ही हुए हैं, और हमें कुछ कुछ आइडिया भी दिख रहा है कि हाँ, इसका जीव जंतुओं पर, मानवों पर प्रभाव पड़ रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है कर सकता है, तो कर तो सकता ही है ना। और वैसे भी जिस स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में हम देख रहे हैं, हमने पढ़ा इस बारे में, तो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। इसको पढ़ने के लिए आपको अगर मैं नहीं भी समझाती ना, तब भी आपको समझ में आना चाहिए था, क्योंकि कर सकता है ना, इट कैन बी। हवा के पैटर्न में भारी बदलाव के कारण पक्षी दूर दराज के उन स्थानों पर उतर सकते हैं जिनसे वो परिचित नहीं है। ऐसा भी तो कर ही सकते हैं, है ना, कि हवा के रुख के साथ चलने की आदत थी, हवा हमेशा एक ही तरीके से चलती थी। अगर भारी बदलाव आ जाए पैटर्न में, तो वो कहीं और भी तो जा सकते हैं, उस वैसे स्थान पे जिसको जानते ही नहीं है। दिस कैन ऑल्सो बी ट्रू, ओके, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कौन सा सही है, हमारा पहला और दूसरा दोनों ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, राइट टू हेल्थ। पीआईबी पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ये एक आर्टिकल देखिए आया था, लॉज फॉर इन्फोर्सिंग राइट टू हेल्थ फॉर, और गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो एक सस्टेनेबल अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम अपने यहाँ बना सके। आइए देखते हैं, सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के अधिकार का मतलब क्या है? हर किसी को जब जरूरत हो, जब आवश्यकता हो, बिना किसी वित्तीय कठिनाई के स्वास्थ्य की सुविधा मिले पर्याप्त रूप से। कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए बीमार होकर नहीं मर जाना चाहिए कि वो गरीब था। एक पैसा किसी की जान की कीमत कभी भी नहीं हो सकता। तो स्वास्थ्य हर हाल में एक मानव के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के साथ इम्बाइब रूप से आता है, ठीक है ना। मेरा तो यही मानना है और इंटरनेशनल लेवल पर भी यही मानते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य के अधिकार में स्वतंत्रता और इसे प्राप्त करने का हक दोनों ही शामिल है। मतलब स्वास्थ्य और शरीर को नियंत्रित करने का अधिकार होना चाहिए। मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर मेरा अधिकार होना चाहिए, आपकी बॉडी पर आपका अधिकार होना चाहिए। कोई बिना मर्जी के आपकी कोई दवाई आपको ना खिलाए, कोई बिना मर्जी के आपकी बॉडी पर कोई एक्सपेरिमेंट्स ना करे, कोई आपको अबॉर्शन करने के लिए फोर्स ना कर सके, कोई आपको अबॉर्शन करने से रोक ना सके, कोई आपकी प्राइवेसी में बाधा ना डाले, आपकी हेल्थ रिकॉर्ड्स, आपकी हेल्थ कंडीशन के बारे में बिना आपकी मर्जी के पब्लिकली ना डाले। ये सारी चीज़ें हेल्थ के राइट के अंदर आती हैं। बट इन सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, हर किसी को स्वास्थ्य की जब जब ज़रूरत हो उसको वो सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। और जब भी स्वास्थ्य के अधिकार की बात आती है तो सरकार के पास निर्विवाद रूप से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि वो अपने सिटीजन्स को हेल्थ प्रोवाइड कराए, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराए। हेल्थ तो हमारे हाथ में है, हमारे लाइफ स्टाइल पर, बट हेल्थ सर्विसेज वो गवर्नमेंट दे। यही देखिए यहाँ कहा गया है, मुक्त यौन और प्रजनन संबंधी जानकारी और सेवाओं तक पहुंच शामिल हो, निजता का अधिकार हो, जबरन कोई चिकित्सक परीक्षण या उपचार न हो, और हर नागरिक के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी हो? सरकार की हो, अपनी भी हो, है ना। अब देखिए ये प्रावधान कहाँ कहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले तो इंटरनेशनल लेवल पर एक अभिसमय कन्वेंशन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक अधिकारों की जो घोषणा हुई थी 1948 में, उसका जो अनुच्छेद 25 है उसको साइन किया हुआ है इंडिया ने।
और ये भोजन, कपड़े, आवास, चिकित्सा देखभाल और अन्य आवश्यक सामाजिक सेवाओं के माध्यम से मनुष्य के स्वास्थ्य कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार देता है। तो मतलब हेल्थ का राइट जो है वो यहाँ पर है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फंडामेंटल राइट में ये समाहित है। देखिए, हमें संविधान ने डायरेक्टली रूप से नहीं कहा कि आपको हेल्थ सर्विसेज का राइट होगा, बट आर्टिकल 20 नंबर 1 की सुप्रीम कोर्ट ने जब एक एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन दी, एक एक्सटेंडेड व्याख्या की है, तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार इसमें समाहित है कि मैं एक हेल्दी लाइफ जियो, राइट। तो यही देखिए, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है और गरिमा जीवन के अधिकार के अंतर्गत ये आता है। फिर राज्यों पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट है उसमें बताया गया है कि राज्य भी अपने नागरिकों के एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होगा। आर्टिकल नंबर 13, 38, 39, 42, 43, 47, ठीक है, अपनी पॉलिटी की बुक में पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। इन सब में राज्यों को भी जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जुडिशरी की तरफ से क्या कहा गया है, तो देखिए, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति मामला 1996 में ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि कल्याणकारी राज्य का मतलब यह है कि सरकार का प्राथमिक कर्तव्य लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना है ना। ये जो करोड़ों करोड़ों रुपए आपके घर में मिल रहे हैं ना, ये सुनिश्चित करना नहीं है। कल्याणकारी एक वेलफेयर स्टेट आपका है। और इसके अलावा सरकार का ये दायित्व है कि लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान करे। अगर किसी को सीवेज में अंदर घुस के अभी भी सफाई करनी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं एज अ नेशन ये हमारी फेलियर है। अगर कोयला की खदान वाले मजदूरों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं एज अ स्टेट हमारी ये फेलियर है, राइट। इसके बाद देखिए, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ बाद 1989, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था हर डॉक्टर, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो, चाहे वो निजी अस्पताल में, और चाहे दिन हो या रात हो, उसको पेशेवर दायित्वों के तहत जीवन की रक्षा के लिए क्या है, उत्तरदायी है। डॉक्टर ये नहीं कह सकते कि मेरा गोल्फ खेलने का टाइम हो रहा है, आई कैन नॉट सी द पेशेंट। एक स्टोरी है प्रेमचंद जी की, मेरे को उसका एग्जैक्टली नेम नहीं रिकॉल आ रहा है, जहाँ पे जो एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसके बारे में स्टोरी, उनके बेटे को सांप काट लेता है और डॉक्टर का उस टाइम क्योंकि प्रैक्टिस करने का टाइम हो रहा था कि किसी स्पोर्ट को, वो देखने से मना कर देते हैं और उस बेटे की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और फिर उसका एंड दिखाता है कि उस व्यक्ति ने फिर इस वाले इंसिडेंट का क्या कुछ जो है किया था। बहुत अच्छी स्टोरी है, पर जरूर पढ़िएगा, हिंदी साहित्य के अभ्यर्थी तो जानते ही होंगे। ठीक है, ये दो हो गया, भावनाओं में बहना नहीं है। अब हम इस पर एक बड़ा अच्छा फैक्चुअल जो है क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट दी हुई है, स्वास्थ्य का अधिकार सबसे पहले WHO के संविधान जो कि 1946 में बना था, इसमें व्यक्त किया गया था। और ये इसको काट दीजिए, ठीक है। इसके बाद तो ये क्या है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, राइट। तो ऐसा हुआ था कि WHO के जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसको सबसे पहले बोला गया था, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा 1948 है उसका अनुच्छेद 25 इस पर हस्ताक्षर नहीं किया हुआ है। तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि इंडिया ने साइन किया हुआ है। फिर ये कह रहा है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर जो अंतर्राष्ट्रीय वाचा है, इसके बारे में मैं 2 बार अपनी पिछली पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। इसमें पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार के हिस्से में स्वास्थ्य के अधिकार को क्या है, मान्यता दी गई है। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा गलत हो जाएगा, पहला तीसरा ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। अब आता है हमारा 4th टॉपिक, छोटा सा है, जल्दी कवर करते हैं, ब्लैक सी। तो देखिए, काला सागर क्षेत्रों में उड़ीसा और माइक्लोलाइव पर हवाई हमले जो है रूस के द्वारा यूक्रेन पर किए गए हैं। तो अब हम ब्लैक जो सी है उसकी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये पूर्वी यूरोप, ठीक है, यहाँ पे पड़ जाएगा आपका, और जो आपका पश्चिमी एशिया है, ठीक है, इधर हो जाएगा, इनके बीच में पड़ता है। आप यहाँ पर भी इसकी स्थिति को थोड़ा सा देख सकते हैं, राइट। दूसरा ये क्या कह रहा है कि देखिए, यह क्रमशः दक्षिण, पूर्व और उत्तर में पोंटिक, काकेकस और क्रीमियन जो पहाड़ हैं उनसे घिरा हुआ है। अगर बात करें कृच जलडमरू की तो ये अजोव सागर से जो है
जुड़ा हुआ है। ये सी ऑफ अजोव है, कृष्ण जलडमरू है, ये ब्लैक सी क्या है, इससे जुड़ा हुआ है। फिर ये कह रहा है तुर्की जलडमरू जो प्रणाली है वो दर्देनस और बॉस्फोरस से बनी हुई है। मरमरा सागर जो है वो भूमध्य सागर और काला सागर के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र जो है बनाता है। दिस इज सी ऑफ मरमरा, ये ब्लैक सी, और ये आपका जो अजियन सी और इसके माध्यम से मेडिटेरियन सी के बीच में क्या है, एक संक्रमणकालीन पूरा का पूरा क्षेत्र बनाता है। इसी तरीके से पढ़ना रहता है। सीमावर्ती देश कौन कौन से, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर देखिए काला सागर के जल में ऑक्सीजन की भारी कमी है एंड सो द नेम ब्लैक सी, राइट। तटीय भौगोलिक स्थिति की बात करें तो उत्तर और उत्तर पश्चिम में बैठता है इसका यूक्रेन, ठीक है। पूर्व में इसके रूस आ जाएगा। ये देखिए आपका क्या है, नॉर्थ और नॉर्थ उसमें वेस्ट में देखेंगे तो यूक्रेन है। अगर इधर बात करेंगे तो आपका रशिया है। ये फिर नीचे आ जाएंगे तो टर्की है, बल्कि ठीक है। इसके बाद देखिए क्या बता रहा है, वापस आते हो यहाँ पर, दक्षिण में देखिए टर्की है और पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया है, ठीक है। अगर समुद्री भौगोलिक स्थिति की बात करें तो दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, मैंने हाईलाइट किया है। जो बॉस्फोरस जलडमरू मध्य है वो मरमरा सागर से, और जो डॉन्डेलस जलडमरू मध्य के माध्यम से अजियन सागर से ये क्या है, जुड़ता है। कहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये देखिए आपका अजियन सी है, ठीक है, और ये आपका मरमरा सी है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब जब आपने इतना समझ लिया, इतना देख लिया, अब एक क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। काला सागर से कौन सा समुद्र जुड़ा हुआ है, भूमध्य सागर, कैरिबियन सागर, पीला सागर, मरमरा सागर। आपने जो है इनमें से आंसर देना है, ठीक है, ये आप बताइएगा। अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, म्यांमार नरसंहार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला। देखिए गाम्बिया ने अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गुहार लगाई थी कि जो जेनोसाइड कन्वेंशन है उसका उल्लंघन म्यांमार के द्वारा किया गया है। म्यांमार तो वैसे भी नेगेटिव न्यूज़ में है। फिलहाल हम रोहिंग्या वाले कंटेक्स्ट में इसको पढ़ रहे हैं। रोहिंग्याओं पर वहाँ की जो सेना ने 2017 में पूरा एक सफाया अभियान चलाया था। माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोगों को वहाँ मारा गया, महिलाओं का रेप किया गया, बच्चों को पीड़ित किया गया। तो इसी कंटेक्स्ट में गाम्बिया ने 2019 में विश्व अदालत में मामला दायर किया गया था। उन्होंने बोला था जो नरसंहार अभी समय है इसका देखिए उल्लंघन इसके द्वारा किया जा रहा है। म्यांमार ने इसका विरोध किया था। हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये म्यांमार की बात मानने से इनकार कर दिया और वो बेसिकली कैरी ऑन करेंगे प्रोसीडिंग्स के साथ। ये उनका नया फैसला आया है। देखिए अब तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया भर में नरसंहार जेनोसाइड के केवल 3 मामलों को, कंबोडिया, ठीक है, उसके अलावा रवांडा, सेरेब्रेनिका और बोस्निया, इनको ही मान्यता दी गई है, ठीक है। अब अगर म्यांमार वाला भी मामला सेट हो जाता है तो शायद उसका 4th नाम यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा ये न्यायालय है इसकी बात कर लेते हैं। स्थापना हुई 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा, ठीक है। हेग नीदरलैंड के पीस पैलेस में स्टैब्लिश है। संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग है और यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संस्थानों के विपरीत ऐसा पहला है जो कि न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली क्या कहता है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, राष्ट्रों के बीच कानूनी विवाद का जो है समापन करता है, ठीक है। अब हमें नरसंहार अभी समय जेनोसाइड कन्वेंशन का पता हो क्योंकि इसी के उल्लंघन के लिए बात की जा रही है। तो देखिए 9 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाई गई ये पहली मानवाधिकार संधि थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो अत्याचार किए गए थे वैसे अत्याचार फिर नहीं किए जाएंगे, इस बात के प्रति प्रतिबद्धता जताने के लिए संधि पर जो है राष्ट्रों ने साइन किए थे। इतना समझ के अब आइए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नरसंहार के अपराध और रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इससे संबंधित लिम्न तत्वों पर विचार कीजिए। इसने पहली बार नरसंहार को अपराध संहिताबद्ध किया था। जो जेनोसाइड है उसको कॉडिफाइड जो है पहली बार इसी कन्वेंशन के द्वारा किया गया था। दिस इज अ राइट स्टेटमेंट, ठीक है। फिर ये कह रहा है 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई ये पहली मानवाधिकार संधि थी। मैंने आपको अभी पढ़ाया, दिस इज राइट। फिर ये कह रहा है इसके अनुसार नरसंहार एक ऐसा अपराध है जो युद्ध के समय में होता है, केवल युद्ध के समय में होता है। तो देखिए
केवल युद्ध के समय में नहीं बल्कि जब शांति का समय भी होता है, युद्ध नहीं चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, एक देश शांति से रह रहा है, बट वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की मिलिट्री या कोई भी ऐसे स्टेट का ऑर्गन जो अपने नागरिकों के एक पर्टिकुलर सेक्शन पर अत्याचार कर रहा है, वो भी नरसंहार के कैटेगरी में आ सकता है, जैसे कि म्यांमार के मामले में देखने को हमें मिल रहा है। तो ये देखिए केवल युद्ध के समय नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड हमारा सही होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर केवल एक वर्ड जो है वो आना चाहिए। ठीक है, खत्म हो गया। अब बात करते एक लास्ट टॉपिक की, जोहार। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अभी देखिए ये जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने एक्चुअली अपने जो स्पीच में है उसमें यूज किया था। तो इस वर्ड का क्या मतलब होता है? मूल रूप से अभिवादन और स्वागत यानी कि ग्रीटिंग्स इसका मतलब जो है होता है, राइट। इसका जो उपयोग है वो झारखंड के आदिवासी समुदाय, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में किया जाता है। झारखंड राज्य के आदिवासी समुदायों के अनुसार जोहार शब्द का एक अर्थ श्रद्धांजलि देना भी है। मुख्य रूप से जो संथाली, मुंडा और हो समुदाय हैं उनके द्वारा जो है इसका उपयोग किया जाता है, आपस में कुछ समानताएं को साझा करते हैं। तो जोहार वर्ड, इसके बारे में बस आपको पता हो, ठीक है, इतना ही काफी है। तो यहाँ पे देखिए हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं थक भी गई हूँ अभी थोड़ा सा। तो चलिए बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको नए टॉपिक्स के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।